नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, इंसान की जो ख्वाहिश है ना, वो कभी पूरा नहीं होती। एक ख्वाहिश खत्म होते ही दूसरी ख्वाहिश जाग जाती है। अगर किसी के पास पैसा है तो कुछ और कामना करता है। जो कोई अब ज़्यादा पैसे वाला है और धन चाहता है। ऐसे ही ख्वाहिश का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक ऐसे नौजवान की कहानी बताने जा रहा हूँ। अब नौजवान तो नहीं, 30 साल का था, अधेड़ के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन उसकी जिंदगी में बस कमी ही कमी थी। नाम था उसका प्रेम प्रकाश। ना तो उसके पास में प्रेम था, अब प्रकाश नाम की चीज तो थी नहीं। उसकी जिंदगी अंधियारे में डूबी हुई थी। तो चलिए आज की कहानी की अब सफर पर चलते हैं। प्रेम प्रकाश की कहानी उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरे जीवन में मैं जब से हूँ होश संभाला तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि मैं गरीबी में जूझ रहा हूँ। मेरे पिता बहुत मेहनत करते थे, मेरे चाचा भी मेहनत करते थे, परिवार के बाकी सदस्य भी मेहनत करते थे। लेकिन ऐसा होता था कि जस हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं। मेरी 3 बहनें थी। अब एक की शादी अब जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके किए, उसके बाद दूसरी के नंबर लग जाती थी। दूसरी की जब शादी मेरे पापा ने कर दिए तब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब तो वो घर में आराम करती थी। डॉक्टरों ने उनको सलाह दिया था कि कोई भारी काम ना करने पाए। सारी जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर में आ गई थी। अब मैं बड़ा अपना जिम्मेदारी को समझ रहा था। पापा के दवाई इलाज वो भी कराता। कुछ मेरे चाचा भी मदद करते थे, पैसे कौड़ी से, शरीर से भी मदद करते थे। लेकिन उनका भी अपना परिवार था। अब वो तो अकेले नहीं थे, वो भी पारिवारिक थे। जितना हो सकता था हमारी सहायता करते थे। लेकिन अपना घर बार भी तो चलाना है। ले दे के ये हुआ कि टोटल जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर में आ चुकी। मैं ड्राइवरी का काम करता था। अब ड्राइवरी में आप तो जानते हैं कितना पैसा मिलता नहीं। ले दे के जैसे भी अब काम चलाया जाता है, वही हाल मेरा था। अब तीसरी बहन की शादी का टेंशन खाई जा रही थी। पापा चाहते थे कि मेरे जीते जी ही वो शादी हो जाए, और मैं भी कोशिश में लगा था कि जितना जल्द हो सके अपनी बहन का हाथ पीले कर सकूं, उसको अपने ससुराल भेज सकूं, जैसी पापा की इच्छा थी। माँ तो हमारी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। अब इसके बाद जो मैं मेहनत कर रहा था ड्राइवरी में, वो तो कर ही रहा था। अब इसके अलावा मैं अपने यार दोस्तों से ऐसे कोई काम की तलाश में जुट गया था जिसमें जल्द से जल्द मुझे धन की प्राप्ति हो। जैसे मैं अब अपने यार दोस्तों से मिलता था, सबसे अपनी बात को कहता था। सब कहते थे कि देख भाई, जो काम कर रहा हो उसी में तो खुश रह। अब इससे आगे क्या हो सकता है? इतना पढ़ा लिखा नहीं है और कोई काम जानता नहीं है ड्राइवरी के अलावा, तो इसी में अपना गुजारा कर। हाँ, कोई अच्छा काम मिलेगा और कोई ड्राइवरी का काम मिलेगा तो मैं तुम्हें देख लूँगा, शायद कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाए। मैं संतुष्टि अब नहीं कर पाता था। मैं अब ऐसा कुछ काम की तलाश में था जो जल्दी से जल्दी मुझे पैसे वाला बना दे। उसके लिए चाहे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। आखिरकार मेहनत मेरी रंग लाई। मैं ऐसे एक शख्स के अब चक्कर में फंस गया था जो उसने दावा किया था कि मैं तुम्हें पैसे से मालामाल कर दूंगा अगर तुम ये काम कर लोगे। लेकिन इसके लिए अब ये सब खर्चे की जरूरत है और इतने पैसे लगेंगे। मैं अपना जोश खो बैठा था। मुझे लग रहा था कि जो इंसान कह रहा है सच्ची बात है, मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। मैं अपना एक सैलरी उस पर खर्च कर दिया था। लेकिन वो इंसान मुझे क्या पैसा दिलाएगा, वो खुद ही अब भाग चुका था। नजर ही नहीं आया कि कहाँ गया वो। बड़ा अफसोस हुआ था। इसके बाद मेरा दिल बैठ गया था। लोगों पर विश्वास करना मैं भूल गया था। लेकिन संसार है, चलता रहता है, जिंदगी चलती रहती है। अब इसी से संसार तो बंद नहीं होता। मैं अपने काम की अब तलाश में था कि कोई ऐसा मुझे मिले जो मुझे रास्ता दिखाए। मुझे अब उस जगह पर पहुंचना था, ऐसे किसी ज्ञानी बाबा के पास में जो मुझे रास्ता दिखा सके। मैं अब सब ऐसा चाहता था कि मैं धनवान बनूं, कुछ ऐसा काम करूं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाबा लोग कहाँ मिलते हैं, कैसे
अब उनके पास पहुंचा जा सकता है। हाँ, इधर जो मेरी बहन थी ना, उसका भी टेंशन था। वो भी जवान थी और लोग बाग कह रहे थे कि कब शादी होगा, कब शादी होगा। अब उसका भी टेंशन खाया जा रहा था। और पापा भी बोलते थे कि प्रेम प्रकाश कोई बात चला रहा है कहीं पर बिटिया के लिए। और तब मैं पापा से कहता था कि पापा, बात चला रहा हूँ लेकिन बात बन नहीं रही है। जैसे ही बात बनेगी मैं आपको बताऊंगा। मैं उनको समझाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं खुद उलझा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा पैसा मैं कहाँ से ले आऊँगा। मैं अपनी बहन की शादी के लिए कहाँ से इतना धन इकट्ठा करूँगा। अब तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ड्राइवरी के काम से बस घर का खर्च चल पाता था। अब उसमें पैसा मैं तो जोड़ ही नहीं पाता था। चाचा भी मदद के अब हालात में नहीं थे। मैं बहुत टूट चुका था। मेरी जिंदगी में लग रहा था कि कभी मैंने प्रकाश जैसे नाम था वैसे मैं देख ही नहीं पाया। मैं तो अंधेरे में जूझता रहा। मैं ड्राइवरी करता था एक सेठ का, और सेठ अब मेरे साथ में भी चलता था, उसके बच्चे भी चलते थे। उनके यहाँ पर एक बाबा आए हुए थे। बाबा वो घर में कोई पूजा पाठ करने के लिए आए थे, और जब उनका पूजा पाठ हो गया सेठ का, तब सेठ ने कहा कि बाबा जी के अब छोड़ के आओ रेलवे स्टेशन तक। मैं उनको लेके चला। मुझे लगा कि ये पहुंचे हुए बाबा हैं, कोई ना कोई मेरे लिए चमत्कार कर देंगे, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं उनसे अब आग्रह करने लगा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ, आप ऐसा कुछ मंत्र मुझे दे दीजिए ताकि मैं अमीर बन सकूं। मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे, अरे भाई, तू लालच में पड़ रहा है। मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ। मैं धन दौलत को दिलाता नहीं हूँ। तुम गलत जगह पर तुम अपना सवाल कर रहे हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेटा, इन चक्करों में कभी मत पड़ना। तुम अपना परिश्रम करो और जो भी तुम्हारे मिलता है धन, वही तुम्हारा है। लेकिन मैं उन बाबा का अब मतलब नहीं समझ पाया था। मैं बार बार उनसे आग्रह कर रहा था, बाबा आप तो चमत्कारी लोग हैं, ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए। लेकिन हर बार पर वो गुस्सा तो नहीं हुए, मुस्कुरा करके जवाब देते गए कि बेटा, मैं ये काम नहीं करता। अगर तुम गलती से किसी के पास भी पहुंच गए तो बेटा सावधान रहना। अब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, बहुत खतरनाक होती है। अब मैं कहूँगा कि इन चक्करों में तुम बिल्कुल ना पड़ना। मैं तो तुम्हें अपना जान करके समझा रहा हूँ, लेकिन लोग बाग अब तुम्हें जाल में फंसा भी सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, अब समझ में नहीं आ रहा था। अब इतना पैसा मैं कहाँ से ले आऊँ। और उस टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही चल रहा था, ये कहीं से मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए, मेरी समस्या हल हो जाए, मेरी बहन की शादी हो जाए। बस यही टेंशन खाया जा रहा था। मैं 30 साल का हो चुका था। मेरी भी शादी की उम्र जा रही थी, लेकिन पहले अपने बहन का हाथ पीला करूं और तब अपने बारे में सोचूं। आखिरकार कोई भी तरकीब काम नहीं कर रहा था। और ऐसा हुआ कि मैं अब देर सवेर लेट जाने लगा। रास्ते में लेट हो जाती थी। सेठ नाराज पर नाराज होता गया। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया कि तुम पहले वाले नहीं रहे, अब तुम रोज लेट आते हो। मैं बहुत गिड़गिड़ाया सेठ के आगे, लेकिन सेठ ने एक भी नहीं सुनी। उसने पहले से नया ड्राइवर रख लिया था। अब मेरी उसकी ज़रूरत क्या थी। अब तो मैं उस नौकरी से भी गया। अब इसके बाद मैं भटकने लगा था नौकरी के तलाश में, इधर से उधर। तब जाके मुझे नौकरी का महत्व का पता चला था कि जो भी मैं नौकरी कर रहा था मुझे उसी में खुश रहना चाहिए। आज देखो, ये भी नौकरी गई। अब दूसरी नौकरी अब मिल नहीं पा रही है। फिर मैं अपने यार दोस्तों के पास पहुंच गया। उनसे अब सिफारिश कहने लगा कि कहीं ना कहीं सिफारिश करो यार, हमारी मदद करो, हम तो अब बेकार हो गए, कोई काम नहीं है। दोस्त दिलासा दिलाते थे कि चिंता मत कर प्रेम प्रकाश, हम देखते हैं, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। उदास सा बैठा हुआ इधर उधर भटकता था। ये बात जो था ना नौकरी वाला, मैं अपने घर पर भी नहीं बताया था। अगर मैं अपने पिता को बताता, अपने बहन को बताता, तो लोग निराशा में डूब जाते। मैं ये सब बुरी खबर उनको बताता नहीं था। मैं वक्त पर निकलता था घर से।
तैयार होकर निकलता था जैसे मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। लेकिन अब मेरे पास में काम कहाँ था। मैं अब एक मोड़ था जहाँ से मैं बस पकड़ता था और उस जगह पर आ जाता था, और आसपास में छोटी मोटी दुकानें थी रोड पर। किसी दुकान पर बैठ जाता, किसी बगीचे के अंदर चला जाता, टाइम पास करता। हाँ, फिर वहाँ मेरे यार दोस्त भी आते रहते थे, उनसे मुलाकात करता, नौकरी के बारे में बात करता। ऐसी ही मेरी ज़िंदगी चलती जा रही थी। अब इसके बाद अब मेरा दोस्त जो कहने लगे कि तू चिंता मत कर। अब उनकी मंडली बैठी हुई थी, अब वो नशे पानी करते थे, मुझे भी शामिल कर लिया। हालांकि मैं आज तक नशा पानी के किया नहीं था, मैं उनसे बहुत दूर था। अब दोस्त कहने लगे अरे एक बैग पी देख, तेरा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, तेरे दिमाग में नई ऊर्जा आ जाएगी। मैं बहकावे में आ चुका था। मैं अपने दोस्तों के साथ उस मंडली में बैठ चुका था। एक पैग, दो पैग, अब मैं 3 पैग पी चुका था। जो इंसान जो कभी दारू ना पिया हो, शराब ना पिया हो, और अचानक 3 पैग पी जाए, उसका हालत क्या हो, वैसे ही मेरी हालत हो गई थी। नींद आ रही थी। अब यार दोस्तों सब जा चुके थे। हाँ, मैं एक बगीचे के अंदर में अब चादर बिछा करके लेटा हुआ था। अब मुंह से बात आ रही है, मैं घर कैसे जाऊं। पापा बात सुन लेते, बहन अगर मुझे देख लेती कि मैं नशे में हूं, 36 सवाल अब मेरे सामने में हाजिर हो जाते। मैं डरा हुआ था। दूसरी चीज, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं सही ढंग से अब रास्ता को चल सकूं। पैर इधर से उधर डगमगा रहे थे। हाँ, मैं खुद अपने आप को देख करके शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि ये मैंने क्या किया। मुझे दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करूं। आखिरकार अपनी चादर बिछाया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। चलो थोड़ा नशा का असर कम होगा तो मैं घर लौटूंगा। शाम हो चुकी थी। हाँ, इसके बाद मुझे जो गहरी नींद लगी, फिर मैं सोता ही चला गया। जब मेरी आंख खुली ना, तो मुझे एहसास हुआ कोई मुझे जगा रहा है। ऐसा लगा कि मैं घर में हूं, मेरी बहन आकर के, या मेरे पिता आवाज दे रहे हैं, या मेरे चाचा आके कह रहे हैं कि प्रेम प्रकाश उठ जा उठ जा। वैसे ही कुछ मेरे को अनुभूति हुई। मैं अपनी आंख खोलता हूं, देखकर मैं हैरान हो जाता हूं कि अरे मैं घर में नहीं हूं अपना। मैं सोचने लगता हूं कि मैं हूं कहां पर। हाँ, तब मुझे ध्यान आता कि मैं अपने यार दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वो तो चले गए, हाँ मैं यहीं पर रह गया, और इसी पेड़ के नीचे अब मैं लेटा हुआ हूं। लेकिन जगाया कौन। जब जगाने वाले को देखता हूं ना, तो मैं देखता ही रह जाता हूं। मेरी ही उम्र के आसपास की 25 से 30 बरस के बीच की एक औरत मेरा नाम लेकर के अब मुझे आवाज दे रही थी, जगा रही थी कि प्रेम प्रकाश अब रात हो गई है, क्या घर नहीं जाओगे। घर जाओ घर जाओ, देखो ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है रात के लिए। मैं तुम्हें खबरदार करना चाहती हूं, उठ जाओ जल्दी से और यहां से निकल जाओ। मैं जाग तो गया था, आंखें अपना खोल चुका था, लेकिन उस जो औरत थी मैं उसको पहचान नहीं पाया कि आखिर कौन है, और वो मेरा नाम कैसे जानती है। क्या वो मेरे कोई जानकार है। जानकार है तो अब रात हो चुकी है, यहां पर कर क्या रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मैं उसको धन्यवाद बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने मुझे जगा दिया। अब मैं उठ करके चलने लगा। अब मेरे जो कदम थे ठीक चल रहे थे। अब मैं सोचने लगा कि अब जल्दी से जल्द घर पहुंचना चाहिए, रात ज़्यादा हो चुकी। अब मुझे लग रहा था कि 9-10 बज चुका, क्योंकि रोड वाली दुकानें सारी बंद हो चुकी थी, हर जगह पर अंधेरा घिरा हुआ था। हाँ, मैं चलने लगा। हाँ, तभी औरत मेरे साथ साथ चलने लगी। हाँ, कहने लगी कि तुम अगर झेल नहीं सकती तो तुम दारू क्यों पीते हो। मैं उस औरत को पहचानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये है कौन और मेरे साथ में क्यों चल रही है। मैं अब उससे पूछने लगा कि आप हैं कौन। मैं आपको कभी देखा नहीं हूं, याद नहीं आ रहा कि कहां देखा है, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, तब वो कहने लगी कि तुम मुझे अब पहली बार देख रहे हो, मुझे तुम जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको जानती हूं। मैं उसको देख करके हैरान अब होने लगा था कि कब मैं इसको जानता हूं, इससे मेरी कोई जान पहचान तो हुई नहीं। हाँ, तब वो कहने लगी अब चलते रहो,
रास्ते में बात करते रहेंगे। और वो मेरे रास्ते पर चल रही थी। तब मैं पूछा कि आपका गांव मेरे गांव के आसपास में है क्या, जो आप मेरे रास्ते पर चल रही है? कहने लगी कुछ ऐसा ही समझ लो। हाँ चलो, अब देर मत करो। अब उससे बात करते हुए चलता जा रहा था। ज़्यादातर वो मेरे बारे में, घर के बारे में, रहन सहन के बारे में पूछ रही थी। अब मैं जब उससे पूछता तो गोल मोल जवाब दे देती थी। मुझे लगा कि ये मेरे से कुछ बातें छिपा रही है। तब एक दोराहा आता था। अब वो जो रास्ता एक था बाईं साइड वाला, एक छोटे से गांव में चला जाता था, और दूसरा जो रास्ता था मेरे गांव की तरफ जाता था। बस फासला बहुत कम दूरी का था मेरे गांव का। तब वो कहने लगी, अब ये रास्ता तुम्हारे गांव को जा रहा ना, आप निकल जाओ। अब मैं अपने गांव की तरफ जा रही हूँ। मैं पूछने लगा कि आप मेरे से इतना सवाल पूछा, अपने बारे में कोई विशेष बताया नहीं, नाम तो कम से कम बता दो। तब वो मुस्कुरा कर अपना नाम बताए। अब मैं कहने लगे, नाम बताया है तो कौन से गांव की है वो भी बता दो। वो फिर गोलमोल जवाब कि आज ही सब पूछ लोगे, आगे के लिए कुछ रहने दोगे? तब मैं अब धड़कते दिल से पूछने लगा कि आप मुझे दोबारा मिलेंगी? कहने लगी, हाँ हो सकता है मैं तुमसे मिलूं। अब तुम जाओ, अब देर रात हो चुका है, तुम्हारे परिवार वाले ढूंढ रहे होंगे, और तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। जाओ सीधे घर पर, इधर उधर बहकना मत। अब उसको छोड़ करके अपने रास्ते पर चल दिया। मुड़ मुड़ के देख रहा था। कुछ देर तक तो दिखाई देती रही, लेकिन अचानक वो नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि अंधेरा है, और अंधेरे में कहाँ कोई दिखाई देता है। बात वहीं पर खत्म हो गई थी। मैं अपने परिवार में आया। मेरे पिता भी परेशान थे, मेरी बहन भी, और मेरे चाचा भी। कहाँ था, इतना रात हो गया। इतनी लंबी ड्यूटी तो कभी करता नहीं था। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरी नौकरी छूट गई है। मैं अपने साथियों के साथ बैठ के दारू पी रहा था। मैं झूठ मूठ कोई ना कोई बहाना बना दिया कि आज काम में देर हो गया था, लंबे सफर पर निकल गया था। अपने परिवार को संतुष्ट किया। अब फिर मैं सोने के लिए चला गया। जो भी घर में रुका सूखा मेरी बहन ने दिया। अब मैं थोड़ा बहुत खाया, अब फिर चैन की नींद सो गया था। अब सोने के बाद में कुछ देर के बाद में अब मुझे एक सपना आना शुरू हुआ। मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं उसी बगीचे में हूं जहां मेरे यार दोस्त बैठे हुए थे। अब मैं उन्हीं के साथ बैठ करके दारू पी रहा हूं। अब मैं उनको मना कर रहा हूं कि नहीं, मुझे दारू मत पिलाओ, मैं आज तक पिया नहीं हूं। तब वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती मेरे मुंह में दारू को डाल रहे हैं। अरे पी ले पी ले। तब मैं देखता हूं कि उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल गई है। वो मेरे दोस्त बिल्कुल अलग से लग रहे हैं। देखने में इंसान की तरह नहीं, हैवान बन चुके हैं। अब भयानक चेहरा उनका हो गया है। मैं देख करके खौफ खाता हूं, डर जाता हूं। अब भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन भाग भी नहीं पाता हूं। और मैं चिल्लाता हूं मदद के लिए। तभी वो लड़की आती है। वो लड़की आकर के और मुझे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। फिर उन लोगों को भगाती है कि आप इनको छोड़ दो, इनको सताया मत करो, ये हमारी अब संरक्षण में है, आप लोग बजाओ यहां से। बड़े प्यार से उनको समझा करके भगा देती है। तब मेरे नाम लेके पुकारती है कि प्रेम प्रकाश, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूं। और मेरे साथ में आती, जैसे मेरे साथ में हुआ था सेम चीज हो रहा है। उसी रास्ते पे आकर के वो कहती है कि तुम्हारा रास्ता इधर है, तुम चले जाओ, मैं अपने रास्ते पे जा रहा हूं। मैं उससे पूछता हूं कि आप अपना नाम बता दो, कब मिलेंगे दोबारा, और अपना गांव का अब नाम भी बता दो। जैसे मेरे साथ दिन में हुआ था और रात में हुआ था, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। तब देखने में वो 25 से 30 साल के बीच में थी, और वो उसका रंग रूप बिल्कुल अलग लग रहा था। अब वो मुझे टाटा बाय बाय कर रहे थे कि तुम जाओ। मैं खड़ा होकर देख रहा हूं। अचानक जैसे आसमान में उड़ती जा रही हो, जैसे उसमें पंख लग गया हो। मैं देख के घबरा जाता हूं, डर जाता हूं कि ये आसमान में कैसे उड़ने लगी, इसको जैसे पंख लग गया हो, ये है क्या भला। मैं डर करके चीखने लगता हूं। अचानक मैं जोर जोर से चिल्लाने लगता हूं। तब मेरी बहन दरवाजा खटखटाने लगती।
क्या हुआ भैया, पानी वानी चाहिए क्या? मैं सपने से बाहर निकलता हूं, लेकिन अभी भी मेरा दिल धड़क रहा है। अब बहन को समझाता हूं, नहीं नहीं मैं एक सपना देखा था, सपने में चीखने लगा। बहन संतुष्ट होकर चली गई। अब मैं फिर सो नहीं पाया। मैं उस औरत को अब जानना चाहता था कि क्या कैसे वो हवा में उड़ गई। और उस औरत को मैं कभी देखा नहीं था, अचानक वो मेरे पे इतना मेहरबान कैसे हो रही? क्या कनेक्शन है, क्या मतलब है? अब सुबह हो चुकी थी। अब मुझे अब ड्यूटी के बहाना करके निकलना था। लंच बॉक्स मेरी बहन ने तैयार कर दिया था। थैला में डाल करके अब फिर मैं उसी बगीचे में चाय के दुकान पर, अब दोस्तों बुला रहे थे, लेकिन मैं उनका साथ नहीं दिया कि नहीं भाई, मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं कल बहुत बड़ा गलती कर दिया आप लोग के साथ बैठने का। आपने मुझे अब शराबी बना दिया था। कल मैं बहुत परेशानी में फंस गया था। मैं सब कुछ बताना चाहता था कि लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही हो कि नहीं नहीं, इस औरत की बात कभी नहीं बताना। उस बात को छोड़ करके अब मैं सब बातें उनसे बता दिया था। अब आखिरकार मैं उनसे अलग हट गया था। अब इधर उधर टाइम पास करना, शाम तक रुकना वहां पर, ऐसे ही हो रहा था। मैं उसी पेड़ के पास अब जा करके अब अपना चादर बिछा करके आराम करने लगा। दोपहर थी, भोजन किया। अब इसके बाद देखने लगा कि कब शाम हो तब मैं अपने घर निकलूं, क्योंकि इतना टाइम तो व्यतीत करना था और अभी तक कोई नौकरी मुझे मिली भी नहीं थी। हाँ, मेरे दोस्त कह रहे थे कि हाँ एक आध जगह बात हुई है और जल्दी हम बताएंगे, तब तक तुझे अब अपने आप भी देखना चाहिए। लेकिन मैं हर तरफ देख लिया था, जो भी जान पहचान था सब ने मना कर दिया था कि अभी कोई नौकरी खाली नहीं ड्राइवर का। मैं उसी पेड़ के पास में आराम कर रहा था और कब मुझे नींद आ गई, जबकि शाम के 4 बज रहे थे। मैं सोचा कि 1 घंटे के बाद मैं यहां से निकल के घर की तरफ चल पड़ूंगा, लेकिन उसी दरमियान मुझे नींद आ गई थी। ऐसी नींद लगी कि मेरी जो आंख खुलती है तो वही आवाज सुनाई पड़ती है, अरे तुम सोते रहोगे, घर नहीं जाना? देखो रात ज्यादा हो चुकी। वही औरत, मैं औरत ही बोलूंगा, पता नहीं शादीशुदा थी या नहीं थी, लेकिन उम्र से लग रही थी कि शादीशुदा जैसे होगी, 25 से 30 साल के बीच में थी। लेकिन ऐसे कोई निशानी मुझे नजर नहीं आ रहा था जैसे शादीशुदा हो। ना तो लाल चूड़ा, ना मांग में सिंदूर, अब ऐसे ही कुछ संकेत नहीं मिल रहे थे। अचानक अपने मैं सामने देख करके हैरान हो गया, अरे आप फिर इस जगह पर? तब वो कहने लगी, तुम गहरी नींद में थी, ना जाने कब तक तुम सोती रहती। मैं तो इधर से गुजर रही थी, आज सोचा कि चल के तुम्हें उठा दूं, तुम मुझे नजर आ गए थे। तो मैंने कोई गुनाह किया क्या? मैंने बोला नहीं नहीं, गुनाह नहीं किया, आपने अच्छा किया है, आपने उठा दिया। अब मैं तैयार हो गया, थैला अपना समेट करके चादर फोल्ड करके थैले में डाल दिया और कहने लगा, चलें फिर हम, आप घर ही जाना ना आपको? तब कहने लगे, हाँ हम घर की तरफ चल रहे हैं, चलो। अब रास्ते में हम बात करते रहे और फिर वो मेरे घर के बारे में अब पूछने लगी। मैं अपना गरीबी का रोना शुरू कर दिया। अब मैं बोल करके जी हल्का करना चाहता था। मैं कहने लगा, देखिए मेरी नौकरी छूट चुकी है, ऐसी वजह से मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। अब लोगों की नज़र में, मैं अपने घर वालों की नज़र में तो मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, लेकिन मेरे पास में नौकरी नहीं है। अब हमारा जो घर है ना, दाने दाने का मोहताज हुआ पड़ा है। अब मेरी ना सैलरी मिलेगी ना खर्चा मैं चला पाऊंगा। अब जो भी मेरी बहन चला रही है, जो जमा पूंजी है, अब वो भी खत्म होने वाला है। ऊपर से पापा की दवाई, इलाज, चाचा भी कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं कि उनका भी खर्चा बढ़ा हुआ है। तो मैं करूं तो क्या करूं? और ऊपर से बहन के शादी का टेंशन है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। लड़की मेरी बात सुनकर के अब बस मुस्कुराती रही। उसका मुस्कुराना देख करके मुझे बड़ा अलग लग रहा था। मैं तो अपना दुखड़ा सुना रहा था, लेकिन वो मुस्कुराती जा रही थी। जब मेरी बात खत्म हुई तो कहने लगी, बस हो गया, इतना ही है ना? मैं अब चौंक कर देखने लगा कि आपको इतना लग रहा है, मेरे लिए तो ये बड़ा भारी लग रहा है, पहाड़ों से भी भारी। इतना बोझ मैं कैसे उठा पाऊंगा? सबसे ज्यादा तो बोझ अब मेरी बहन की शादी में है, बहुत लंबा खर्चा है। ऊपर से मेरे पापा का इलाज चल रहा है और हमारा घर का हालत भी तो खराब है, कर्जे में डूबे हुए हैं।
आपको हंसी लग रही है, ये आपको हल्का सा लग रहा है, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा बोझ है। लड़की मुस्कुराती रही। तब तक हमारा रास्ता आ चुका था। हम दोराहे पर खड़े थे। मैं तो सोच रहा था कि बस मैं मुड़ूं और वो लड़की भी चली जाएगी। तभी मैं मुड़ने लगा, तब लड़की बोल सकता हूं, उसने मुझे रोक दिया। 2 मिनट रुको, इस सब खर्चे में तुम्हें कितना धन की जरूरत पड़ेगी? मैं उसकी तरफ देखने लगा कि क्या मुझे कर्ज देने वाली है, क्या ये धन देने वाली है? मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। तब वो अपनी बात पर कायम रहते हुए कहने लगी, ये सब जो खर्चा तुमने बताया है, इसमें कितनी धन की जरूरत पड़ेगी? तुम भी जरा हिसाब किताब लगा करके अब मेरे को बताना। कल मैं फिर मिलूंगी। मैं सोच में डूब गया था कि इतना पैसा वाली है, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रही थी। अगर पैसा वाली होती तो अपने घर में होती। ये आधी रात के टाइम में मेरे साथ अब इधर से उधर घूम रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ये भी मेरे साथ में कोई खेल खेल रही है। शायद ये भी कोई बड़ा लंबा खेल है। मैं कहने लगा कि देखिए, आप मेरी गरीबी पर मजाक मत उड़ाइए। मैं बहुत मजाक झेल चुका हूं, अब मेरे में वो क्षमता नहीं है। लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं था। वो अभी भी अपना सवाल दोहरा रही थी कि प्रेम प्रकाश, तुम जरा सब कुछ टोटल करके बताओ, तुम्हें कितना धन चाहिए? मैं अब गुस्से में आ चुका था। कहने लगा कि क्या आप मुझे धन देंगी? तब वो हाँ कहने लगी, हाँ बिल्कुल दूंगी। जब तुम्हारे पास में आ जाएगा, धीरे धीरे करके लौटा देना। तुम्हारा काम चलना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारी बहन की शादी होनी चाहिए। तुम सोच लो, कल तुम्हें मिलना। मैं कहने लगा कि बाकी मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है? तब वो कहने लगी, नहीं, कोई मजाक नहीं, मैं मजाक करती ही नहीं। मैं कहने लगा, फिर आप कहाँ मिलोगी कल? मुस्कुरा के कहने लगी, उसी जगह पर, उसी पेड़ के पास में, वहीं मिल जाना। अब मैं थोड़ा अंदर से बड़ा अलग सा लग रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरे साथ में कोई गेम खेल रही है, मजाक कर रही है, क्या कर रही है? मैं कहने लगा, देखिए, मैं पहले ही से बहुत दुखी हूं, आप मुझे और दुखी मत करना। आप झूठी वादा तो बिल्कुल मत करना। तब लड़की के चेहरे पर वही भाव था, कोई भाव में परिवर्तन नहीं था। कहने लगी कि देखो, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, अब तुम सोच लो ना, कल मुझसे मिलना। जितने धन की जरूरत है, मैं उतना धन का प्रबंध करा दूंगी, लेकिन वो एक कर्जे के रूप में रहेगा। जब तुम्हारे पास धन आ जाए, उसको धीरे धीरे करके लौटा देना। इतना तो कर ही सकते हो ना? मैं बड़ा खुश हो गया था। कहने लगा कि आपने मेरी डूबती हुई किश्ती को संभाल लिया। ना जाने मैं क्या क्या सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, और हमारा परिवार तो पहले से कर्जे में डूबा हुआ था। आपने मुझे अब अंधेरे से बाहर निकाल दिया है। अब मैं कैसे आपकी अब बड़ाई करूं, कैसे मैं आपकी खिदमत करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लड़की मुस्कुरा कहने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, कल तुम मुझे मिलना और बाकी बातें वहीं कर लेंगे। मैं अपने अब रास्ते पर आ चुका था। लड़की वहीं खड़ी अब मुझे कह रही थी कि तुम निकलो, मैं चली जाऊंगी। अब मैं मुड़ मुड़ कर देखता था। कुछ ही देर के बाद जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। मुझे लगा कि वो चली गई है, ऐसा ही मुझे महसूस हुआ, नजर ही नहीं आई। मैं घर में पहुंचा। अब ये सब बातें अपने घर में बिल्कुल नहीं बताया करता था, ना अपने चचा को, ना अपने यार दोस्तों को, अपनी बहन तक को भी इस बात को शेयर नहीं करता था कि आज मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। अगले दिन मैं पहुंचता हूं, वही अपना टिफिन वगैरह लेकर के, चादर वगैरह लेकर के, जैसे मैं रोज निकला करता था, ताकि किसी का शक ना हो। सीधा मैं जाता हूं उन दुकानों पर, अखबार पढ़ता हूं, चाय पीता हूं उधारी, और फिर अपने दोस्तों के पास जाता हूं कि कोई बात बनी। सब ने अभी ना कर दिया कि नहीं, अभी कोई बात नहीं बनी, जैसे बनेगी प्रेम प्रकाश, मैं तुम्हें सबसे पहले खबर दूंगा। अब फिर मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था, इधर उधर टाइम पास करना। अब दोपहर हो चुकी थी, तो मैं उसी पेड़ के पास आकर के आराम करने लगा। कुछ देर के बाद भूख तो लग नहीं रही थी, इतना चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन शरीर को ऊर्जा भी देना था। अगर शरीर में ऊर्जा रहेगी तभी तो मैं इधर उधर घूम सकूंगा। आखिरकार ना चाहते हुए भोजन किया। अब फिर
एक आध घंटा वैसे ही अब इधर उधर टहलता रहा। सोच रहा था कि आज वो लड़की मिलेगी, क्या वो सारी बातें मजाक है या मेरे साथ में कोई बड़ा गेम तो नहीं खेलने वाली। आखिर मेरे पे इतना मेहरबान क्यों है, क्यों मेरी मदद करना चाहती। मन में कई सवाल था। एक बार मैं धोखा खा चुका था। अब जैसे मेरे को एक सैलरी देनी पड़ी थी, मुझे लगा कि कोई ये डिमांड तो मेरे साथ में नहीं करेगी। अगर कोई डिमांड करती है पैसे की कि तुम इतना पैसा दे दो और फिर मैं इस धन को प्राप्त कराऊंगी, तो मैं इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना, मैं अपना रास्ता अलग ले लूँगा। अब शाम ढल चुकी थी। हाँ, जो दुकानें थी वहाँ पर लाइटें जल चुकी थी। मैं इधर से उधर अब टाइम पास कर रहा था। 8 साढ़े 8 के आसपास में अब दुकान सब बंद हो चुकी थी। सब लोग अपना छोटी छोटी दुकानें थी बंद करके अपना अपना घर लौट गए थे। अब इसके बाद मैं उसी पेड़ के पास आकर के बैठ गया। मैं सोना नहीं चाहता था, लेकिन चादर बिछा के जैसे ही मैं उस पर लेटा, अब मुझे गहरी नींद आ गई थी। कब तक सोता रहा जब तक वो लड़की आ करके मुझे आवाज नहीं दी, प्रेम प्रकाश उठ जाओ, रात ज्यादा हो चुकी है, क्या तुम्हें यहीं सोना है, घर नहीं चलना है। हाँ, मैं तो अब उसी का इंतजार ही कर रहा था। हड़बड़ा के मैं उठता हूँ, समय देखता हूँ कि कितना बजा होगा, लेकिन अंदाज़ा लगा नहीं पाता हूँ। लेकिन इतना ही अंदाज़ा लगता है कि शायद 10 या 9-10 के आसपास का समय होगा। क्या मैं काफ़ी देर तक सोता रह गया। लड़की मेरे चादर पर आके बैठ जाती है। कहती है, तुमने हिसाब किताब लगा लिया, कितने धन की जरूरत है। अब मैं उसकी तरफ देख रहा था। अब मैं कहने लगा, हाँ, इसमें तो मैं कल ही हिसाब किताब लगा लिया था। अब मुझे इतने अब धन की जरूरत है, इतने रुपए की जरूरत है, और इसमें मैं अपना काम चला सकता हूँ। तब वो कहली, काम चलाने वाले नहीं, तुम अपनी बहन की शादी धूमधाम से करनी है और उसमें जितना भी खर्च लगेगा तुम उसका पूरा मुझे ब्यौरा दे दो। मैं अभी भी उस पर शक कर रहा था कि यह लड़की कुछ देर के बाद मुझसे अब कुछ धन की मांग करेगी कि पहले इतना अब मुझे दे दो, इसके बाद मैं तुम्हारा काम करा दूंगी। मैं यही सोच रहा था, लेकिन अभी तक वैसा कुछ उसने अल्फाज निकाला नहीं था। अब फिर मैं कुछ अब और बजट बढ़ा दिया था कि चलिए अब इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, इतना ही प्रबंध करा दीजिए। तब वो कहने लगी कि ठीक है, प्रबंध करा देंगे, लेकिन बदले में तुम क्या दोगे। मैं मन ही मन अब बिल्कुल समझ गया था कि जो मैं समझना चाहता था ये वही है। ये मेरे साथ में कोई गेम खेल रही है। अब मैं मन ही मन अब जल गया था कि जो मैं सोच रहा था ऐसा ही हुआ ना, आखिर अपनी औकात पर आ गई ना, अब वो डिमांड रखती है ना। मैं कहने लगा कि देखिए, मैं मन ही मन सब कुछ जान चुका हूँ, एक बार मैं पहले भी धोखा खा चुका हूँ। मैं पूरी अपनी एक सैलरी अब एक ऐसे ही लोग को दे दिया था जो आप ही की तरह कह रहे थे कि मुझे धनवान बना देंगे, लेकिन आज तक मैं धनवान नहीं बन पाया। वो सैलरी मेरे हाथ से निकल गई। आप भी शायद वैसे ही हैं, आप भी मेरे साथ में कोई गेम खेलना चाहती हो। जैसे ही मैं बात बोला, लड़की अब जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते लोटपोट होने लगी। अब फिर मैं उसकी तरफ देखता रह गया। मैंने ऐसा कौन सा मजाक वाले बात बोल दिया हूँ कि इतना जोर जोर से हंस रही है। तब वो थोड़ा शांत हुई। अब फिर कहने लगी कि प्रकाश, प्रेम प्रकाश, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। मैं जो तुमसे पूछना चाहती थी तुम गलत मतलब समझ रहे हो। अरे मैं तुमसे कोई डिमांड मांग रही नहीं रही हूँ, मैं तुमसे कोई रुपये धन नहीं मांग रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये सब इतना काम कराने के बाद मुझे क्या हासिल होगा। मेरी भी अपनी कोई ख्वाहिश है। अब मैं उसकी तरफ देखने लगा था। मेरे को समझ नहीं आता कि ये औरत मुझसे क्या चाहती है। अब मैं डर गया था। मैं एकदम उसकी तरफ देख रहा था कि कुछ बोले, कुछ बताए, अपना कुछ भेद खोले कि आखिर उसका डिमांड क्या है। लेकिन वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं उसकी तरफ देख रहा था। दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था। आखिरकार मैं ही उससे डरते डरते पूछा कि कैसा, अब आपके साथ में क्या चाहिए। तब शायद वो भी समझ चुकी थी कि मैं अंदर से डरा हुआ हूँ। तब कहले, अरे डरो मत, मैं ऐसा तुमसे कोई डिमांड नहीं रखी है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपका इतना सारा काम करा दूंगी, मैं तुम्हें धन दौलत सब पर प्रबंध करा दूंगी।
और बदले में तुम भी तो कुछ मेरे लिए करोगे। मैं छूटते ही पूछा कि क्या करना होगा मुझे। हाँ, तब मुस्कुरा के कहने लगी, दोस्ती, मेरे साथ दोस्ती करोगे ना। मैं सोच में पड़ गया कि मैं तो समझा था कि ये लड़की ना जाने क्या क्या डिमांड मांगेगी। मेरा तो सर चकरा गया था। लेकिन जब दोस्ती का नाम लिया ना तो मैं थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब मैं कहने लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो दोस्ती हैं। अब कल भी मिले थे, परसों भी मिले थे, तो एक दोस्त की तरह है ना। तब वो कहने लगी, ये मेरा आशय नहीं था। मैं चाहती हूँ कि एक रात मेरे घर पर गुजारो, मेरे साथ में गुजारो। उस दोस्ती की बात कर रही हूँ। तब उसकी डिमांड मुझे समझ में आई। अब मैं थोड़ा अंदर से घबरा भी गया था। ऐसा काम, ऐसी दोस्ती मैंने आज तक नहीं किया था, मौका ही नहीं मिला। अब मेरी उम्र अब 30 साल की हो चुकी थी। अभी तो मैं अपने परिवार में उलझा हुआ था। ना तो किसी लड़की की तरफ अब ऐसी दृष्टि से देखा, ना मेरे मन में प्यार का ख्याल आया। फुर्सत ही नहीं मिलता था। दिन रात मेहनत करता था कि कैसे भी मेरे परिवार आगे बढ़े, मेरी बहन की शादी हो। मैं सोचा ही नहीं अपने बारे में। और अभी तक कहूँ ना कि मेरे पास में 2-3 रिश्ते आए थे मेरी शादी के लिए, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया था। लेकिन अब मेरी उम्र 30 के आसपास हो चुकी थी। अब मैं भी सोच रहा था कि अब मेरे पास में कोई रिश्ता नहीं आएगा, कोई लड़की वाले मुझे पूछेगा नहीं। अब मेरी उम्र ऐसी हो चुकी है। लेकिन यह औरत मुझ पर दीवानी थी, ना जाने क्यों। हम उम्र लग रही थी 25 से 30 साल के बीच में, और शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। अब वो जो कंडीशन रखी थी, बस अब उसमें शर्त मानना था या नहीं मानना था। अगर मैं मान लेता तो शायद जो भी वो वादा किया था वो शायद वो पूरा करती। अगर मैं नहीं मानता तो वो अपने घर। लेकिन मुझे उस जगह पर, जिस जगह मैं फंसा हुआ था, कठिनाई में फंसा हुआ था, बहन के शादी का टेंशन, घर बिल्कुल पैसे से खाली, अब मुझे शर्त मानना ही पड़ा। लेकिन मानने से पहले मैंने अब उससे भी वादा लिया कि देखिए, मैं आपकी शर्त को मान लेता हूँ, लेकिन क्या भरोसा करूँ कि इसके बाद आप मेरा जो काम है कर देंगे। तब वो कहने लगी, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती। तुम मुझे अच्छे लगे। अब काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रही थी, तुम्हारे नज़दीक आने का कोशिश कर रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब वो मेरी तारीफ करने लगी थी। मैं अपनी तारीफ में अब कुछ ज़्यादा ही फूल सा गया था, खुश हो गया था। और फिर उसने वादा भी किया कि मैं जल्द से जल्द वो धन को अब तुम्हें देने की कोशिश करूंगी। हाँ, उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, 1 आध दिन, 2 दिन, हो सकता है कि हफ्ता दिन भी लग जाए, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उतना धन मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगी। मैं तुम्हारी बहन की शादी में मदद करूंगी, तुम्हारी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करूंगी। मैं बड़ा खुश हो गया था। हाँ, मैं अब उसके साथ उसके अब कहे अनुसार उसके घर पर चलने लगा। वही दोराहा पर बाएं साइड में उसका गांव का रास्ता जाता था और दाहिने साइड में मेरे गांव का। मेरा गांव बहुत नज़दीक था, लेकिन उसका गांव कौन सा था कभी खोल के नहीं बताई थी। हाँ, कहने लगी कि चलोगी मेरे गांव तक ना, मेरे घर तक ना। अब मैं पेशो पेश में फंसा हुआ था कि जाऊं ना जाऊं। अगर नहीं जाता हूं तो उसको नाराज करता हूं, फिर मुझे वो काहे के लिए धन देगी। तब मैं तैयार हो गया था। अब मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं उस रास्ते पे चलता जा रहा था, वो भी मुस्कुराते हुए और इधर उधर की बातें करते हुए ज़्यादातर मेरी तारीफ कर रही थी कि मेरी नज़र तुम पर काफ़ी दिनों से थी, लेकिन मैं तुम्हारे नज़दीक पहुंच नहीं पा रही थी। मैं डरती थी कहीं तुम मुझे देख करके नाराज ना हो जाओ। मैं मौके के इंतजार में थी कि कब ऐसा मौका आए कि कब मैं तुम्हारे पास पहुंची। वो मौका मुझे उस पेड़ के पास मिल गया था जब तुम अपने यार दोस्त के साथ दारू पी रहे थे। तब मुझे वो मौका मिला था। अब देखो, इसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। बात बात करते हुए हम एक घर के सामने आ चुके थे। इकलौता घर खेत में बना हुआ। अब मैं देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि आप यहाँ पर अकेले में, आपको तो गांव था ना। वो कहने लगी, वो रहा गांव, देख लो। अब वहाँ पे इधर उधर घर बने हुए हैं, अलग अलग खेतों में बने हुए हैं। हमारा ऐसे ही है। मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अब जल्द से जल्द अब उसके घर में अब जाना चाहता था, ताकि मैं
अब उससे दोस्ती कर सकूं और वो मुझे धन दे सके। अब वही हुआ, घर में दाखिल हुए। सेवा भाव तो कुछ करना नहीं था उसने। अब पानी वानी जो भी पीना था मैं पी चुका था। और इसके बाद हमारी दोस्ती अब चलने लगी थी, प्यार होने लगा, दोस्ती अब आगे बढ़ने लगी। अब मुझे कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाती हूँ। मेरे साथ वहाँ तक आई। मैं उसको मना करता रहा कि तुम आराम कर लो, अब देखो रात ज़्यादा हो गई है, अब चला जाऊँगा, मेरा गांव तो नज़दीक है, तुम अपने घर में आराम करो। लेकिन कहने लगी नहीं, आजकल हालात यहाँ का ठीक नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकती, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाती हूँ। अब मुझे उस दोराहे तक छोड़ के गई। जब दोराहे पर मैं पहुँच गए तब मैं उसकी तरफ देखा और कहने लगा कि देखो अपने वादे से मुकरना मत। तब वो कहने लगी मेरे पर भरोसा रखो, हाँ कुछ टाइम लग सकता है लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, लेकिन तुम्हें भी अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए। अब तो तुम मेरा घर देख रखे हो, अब टाइम पर मेरे पास पहुँच जाना। मैं कहने लगा कि देखो हर रोज़ अब ये तो संभव नहीं है, अब हर रात तो मैं घर पर लेट नहीं जा सकता हूँ। तब वो कहने लगी तुम चिंता मत करो, जैसे तुम झूठ बोलते रहो अब आगे भी झूठ बोल देना, अब कुछ दिन मेरे साथ तो रहो। आखिरकार मुझे उसकी बात को मानना पड़ा। अब इसके बाद हर शाम नहीं रात को कहा जाता अच्छी बात है, 9 बजे के आसपास मैं उसके घर तक पहुंच जाता था और वो घर से बाहर ही रोड पर मुझे अब नजर आ जाती थी रास्ते में। अब फिर हम बात करते हुए उस घर तक चले जाते थे। मैं कुछ घंटा उसके साथ जरूर बिताता था, मुझे वो दोराहे तक छोड़ देती थी। ऐसा ही मेरे साथ में हफ्ता दिन तक चला। तब मैं अब सोच में पड़ा था कि मैं इससे दोस्ती तो कर लिया, अब मेरा जो काम है अभी तक हुआ नहीं। तब मैं उससे पूछने लगा कि देखो हफ्ता दिन तो हो चुका है, अब मेरे बारे में क्या सोच रही हो। तब कहने लगी चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द वो सब प्रबंध करने में लगी हूँ, जल्दी ही सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। अब उसके वादा पर मैं विश्वास करके अपने घर को चला गया था। अगली शाम को जब मैं उसके पास मिलने जा रहा था, 9-9:30 के आसपास का टाइम था, वो जो मैं घर ढूंढ रहा था ना, वो घर जैसे हवा में गायब हो गया हूं। मैं तो पागल हो गया था कि मैं कहीं भटक तो नहीं गया हूं, गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया हूं, ये घर कहां गया समझ में नहीं आ रहा था। मैं पागलों की तरह इधर से उधर अब घूम रहा हूं, देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं गलत रास्ते पर भटक गया हूं, शायद इसलिए घर नहीं मिल रहा है। मैं 1.5 घंटे 2 घंटे तक उस एरिया में उस घर को ढूंढता रहा, लेकिन घर मिला ही नहीं। मैं निराश होकर के और अपने रास्ते उस दोराहे पर लौट गया। जैसे ही लौटता हूं ना, वो दोराहे पर वो औरत मुझे खड़ी नजर आती है। जमीन पर कुछ पड़ा हुआ है, जैसे कोई थैला है। मुझे देख करके अब आवाज देती है कि प्रेम प्रकाश, मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। मुझे बड़ा गुस्सा था उसके ऊपर में। मैं उसको घर पर गया था और वो घर ही गायब था। अब मैं कहने लगा मैं तुम्हारे घर की तरफ गया था, लेकिन तुम्हारा घर मुझे मिल ही नहीं रहा था, जैसे मैं रास्ता भटक गया हूं या तुम्हारा घर ही गायब हो गया। वो हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी आसानी से मेरे घर पर नहीं पहुंच पाओगे, जब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ना तभी तुम ये घर पर आ सकते हो। हाँ, रास्ता तुम भटक गए थे, ऐसा ही रास्ता है वो, हर कोई भटक जाता है। तुम क्या, हर कोई उस रास्ते पर जाएगा, मेरे घर तक पहुंच नहीं पाएगा। खैर छोड़ो इन बातों को, अब देखो तुम्हारे लिए मैं प्रबंध कर लिया हूं। इस थैले को उठाओ और देखो इसमें पर्याप्त धन है कि नहीं है। सही में मेरे सांस ऊपर नीचे चलने लगी थी कि क्या मतलब, ये धन का प्रबंध करने की थी और प्रबंध करके आ गई। मैं इसको घर पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ना जाने मन में क्या क्या ख्याल आ रहा था, किसने भी मेरे साथ धोखा किया, ये कोई धन का प्रबंध नहीं करने वाली। लेकिन ये धन लेके हाजिर हो गई थी। जल्दी से थैला उठाता हूं, अब मुझे पोटली ही नजर आ रही है। अरे रुपया पैसा होता तो अलग था, अब रुपया पैसा तो नजर नहीं आ रहा था। मैं पोटली को देख रहा था, ये क्या है इसमें, मैं उसकी तरफ देख रहा था। तब मुस्कुरात के कहने लगी, अरे पोटली तो खोलो, देखो तो सही उसके अंदर में क्या है। धड़कते दिल से मैं पोटली खोलता हूं और तब मैं देख करके हैरत में पड़ जाता हूं कि उसमें तो अब जेवर पड़े हुए, कीमती जेवर। ये क्या है, ये क्या है,
कोई चोरी का माल तो नहीं है। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि कहीं ये औरत किसी घर से चुरा के तो नहीं लाई है। हंसने लगी मुझ पर और कहने लगी, नहीं नहीं, ये चोरी का माल नहीं है, ये मेरा ही माल है। अब तुम इसको अपने घर ले जाओ, बेचो, पैसा लो और अपनी बहन की शादी करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास में पैसा आ जाए ना, तो अब पैसा लौटा देना। लेकिन कंडीशन यही है कि महीने 2 महीने में मेरे पास भी आ जाया करो, जब तक तुम ये पैसा चुका नहीं पाते। अब बताओ, मुस्कुराते हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं एक ख्वाब में हूं, एक स्वप्न के अंदर में हूं। और स्वप्न टूटेगा, ये धन भी गायब हो जाएगा, ये लड़की भी गायब हो जाएगी। लेकिन ये मेरा स्वप्न नहीं था, सब रियल टाइम में चल रहा था। मैं कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा है। तब कहने लगी, अरे हाँ, मुझे पता है। अब मैं चाहती हूं कि तुम गरीबी से बाहर निकलो, तुम अपने लिए कोई काम धंधा खुद का करो। कब तक तुम इधर उधर भटकते रहोगे? नौकरी का क्या है, आज है कल नहीं है। तुम एक अस्थाई अपना बिजनेस करो। अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या क्या करना है। तुम मुझसे मिलते रहना, इतना तो करोगे ना। अब तो मैं उस लड़की को देवी के रूप में समझने लगा। मुझे लगा कि ये जरूर कोई देवी है, तभी तो मेरी मदद कर रही है। मैं हाथ जोड़ दिया था। तब मुस्कुरा कर लगा, अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा काम कभी मत करना। हम दोस्त हैं, दोस्त की तरह रहेंगे। अगर तुम्हें ये धन मिल गया है तो अपने घर को प्रस्थान कर सकते हो। और हाँ, जब तुम्हें मेरे पास में आना हो ना, अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम इस दोराहे पर आकर के मेरा इंतजार करना, उसी टाइम पर। अगर मैं आसपास में होगी तो मैं तुमको देख जाऊंगी। अगर नहीं होगी तो तुम अपने घर लौट जाना। इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना, और खास करके मेरे घर को तरफ जाना भी मत। मैं उस टाइम उसकी बात को समझ नहीं पाया था। मुझे लगा कि शायद अब उसके भी परिवार होंगे, रिश्तेदार होंगे, और कोई आते जाते देख लेगा, इसलिए वो शर्मा रही होगी। और मैं ज़्यादा उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं बड़ा खुश था। घर पहुंचता हूं, अब उस थैली को संभाल कर रख देता हूं। रात भर मैं खुशी के मारे सो नहीं पाता हूं। सुबह उठते ही मैं अब उसमें से कुछ जेवर लेकर के अपनी जान पहचान के सुनारे के पास जाता हूं, और वो जेवर दिखाता हूं। तो मैं बोलता हूं कि जरा ये तोल के बताओ, ये कितने का है। सुनारे मेरी तरफ देखने लगता है। ये तो बड़ा पुराना जेवर है, सुना तो बड़ा शुद्ध लग रहा है, ये किसका है? अब मैं कहने लगा कि मेरे परिवार का ही है। ये गढ़ा हुआ धन है, मेरे घर में ही मिला है। जैसे लड़की ने बताया था, अब मैं वैसा ही बताता चला गया। वो शायद मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। अब मैं कहने लगा, ये मेरी दादी का अमानत है, दादी ने संभाल कर रखा था। और मैं घर में कुछ काम कर रहा था, खुदाई कर रहा था, और तब जमीन के अंदर मुझे मटके के अंदर मिला। तब जाए शायद उसको विश्वास हुआ था, और तब वो भी कहने लगा, हाँ ऐसा ही मुझे लग रहा था। ये डिजाइन जो है ना, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना डिजाइन है। शायद तुम सही कर रहे हो, तुम्हारे दादी के टाइम का है, इतना ही पुराना मुझे दिख रहा है। अब जो पैसा वो बताया ना, मैं तो धन्य हो गया था। उस पैसे में तो मैं पूरा घर का काम कर सकता था, अपनी बहन की शादी भी कर सकता था। अब मैंने कहा कि बस अब मुझे पैसा दे दो। तब कहने लगा कि 1-2 दिन का टाइम दो, अब मुझे भी अब आगे से पैसा लेना पड़ेगा, तब मैं दे पाऊंगा। अभी तो मेरे पास में और भी जेवर थे, लेकिन मैं अब उसको संभाल कर रखा। जब एक ही जेवर में इतना काम हो सकता है तो बाकी मुझे क्यों खर्च करना है। 2 दिन के बाद में अब वो कहे अनुसार सारा पैसा दे दिया। पैसा जब मैं नगद पा लिया ना, मैं 7वें आसमान में था। मैं जैसे आसमान में उड़ रहा हूं। आज सब मेरा काम अब बनता जा रहा था। मैं अपने सिस्टर के लिए लड़का भी देख लिया और धूमधाम से शादी की तैयारी भी कर दिया। मेरे पिता बड़ा हैरान थे, मेरी बहन भी हैरान थी, और सबसे ज़्यादा हैरान तो मेरे चाचा थे। ये सब कैसे कर रहा है? अब मैं क्या बताऊं? मैं कहने लगा कि अपने यार दोस्तों से मदद लिया हूं, उधारी है, कर्ज लिया हूं, ये चुकाना भी पड़ेगा। धीरे धीरे मैं चुकाता रहूंगा, जैसे कमाता रहूंगा। आखिरकार बहन का धूमधाम से शादी किया और अपना घर में सुधार भी किया। जो पुराना घर था अब मैं नया बनवाया, और जैसे मैं उस लड़की के कहने अनुसार
उसने बताया था कि कोई अपना अब धंधा ही कर लो, बिजनेस कर लो। अब मैं सोचने लगा कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं। अभी भी मैं समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब शादी ब्याह हो गया, सब कामों से निपट गया, हाँ, तब मुझे लगा कि हाँ, अब उस लड़की से मुझे मिलना चाहिए। मैं रात को दोराहे पर जाता हूँ, 2 घंटा बिताता हूँ, लेकिन लड़की नहीं आती है। मुझे निराश होकर के लौटना पड़ता है और ऐसा मैं 1 हफ्ते तक लगातार किया, लेकिन वो लड़की दिखी तक नहीं। मुझे लगा कि शायद लड़की भूल गई है, काफ़ी दिन हो गया है, मुझे उसके घर की तरफ चलना चाहिए। और एक रात में उसके घर तक पहुंचने की कोशिश भी किया, लेकिन वही हाल हुआ जो पहले अब हुआ था, घर मिला ही नहीं। आखिरकार निराश होकर के मैं लौटने लगा और तब जाकर कुछ ही दोराहे पर मेरा इंतजार करते हुए मिली। कहने लगी, तुम मुझे ढूंढ रहे थे, घर तक गए थे ढूंढने के लिए, घर मिला? मैं बोला नहीं, मुस्कुरा दिया। अब ऐसे हर किसी को घर थोड़ी मिल जाता है, चलो हम चलते हैं। अब वही घर अब मेरे सामने में था। अब मैं उससे पूछना चाहता था तो वो मना कर दी, अरे छोड़ो ना, अब नई बात करते हैं, अब बताओ तुम्हारी बहन की शादी कैसे हुई। सब पूछने लगी, मैं बताने लगा। अब मैं उस चीज़ पर आ करके अटक गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। हाँ, तब उसने बताया कि तुम ये बिजनेस करो और इसमें तुम्हारा अब लाभ होगा, अब तुम्हारा जो पैसा है वो वापस भी करोगे। हाँ, वाकई में उस रात बिताने के बाद में अब कहने लगे, कब मिलोगे? मैं मुस्कुरा के बोला कि जल्दी ही मिलेंगे। मैं उस बिजनेस में इतना अब मसरूफ हो चुका था कि मुझे अब मिलने के लिए टाइम निकलता ही नहीं था। लेकिन 3 महीने के बाद फिर मैं उस दोराहे पर जाता हूँ, लड़की नहीं मिलती है। आखिरकार मैं समझ गया कि जब तक उस एरिया में नहीं जाऊँगा तब तक वो शायद मुझे मिलेगी नहीं। और वही हुआ, जब उस एरिया में गया घर तो नहीं मिला, लेकिन जब मैं लौटता हूँ तो उसी दोराहे पे मिलती है। कहती है कि मेरा नाम लेके, प्रेम प्रकाश, अब कैसा चल रहा तुम्हारा काम धाम, क्या आप मुझे अब पैसा लौटाओगे? मुस्कुराते हुए। आज मैं कहने लगा, हाँ, आप कुछ जेवर तो आपके ऐसी के ऐसी रखे हैं, मैंने उसको छुआ तक नहीं है। और हाँ, उस जेवर के बदले में कहिए तो मैं जेवर बनवा के दे दूं या फिर मैं रुपये वापस कर दूं। तब हंस के कहने लगी, अरे मैं मजाक कर रही थी, मुझे भला क्यों वापस लेना है, तुम्हारे काम में आएगा, संभाल कर रखो। इसके बाद हम मिलते रहे 3 महीने पर, 2 महीने पर, और आखिरकार जब मेरे परिवार वाले मुझ पर दबाव देने लगे, चाचा खास करके, कि प्रेम प्रकाश अब तेरी शादी करना चाहिए, अब देख तेरे पास में किस चीज़ की कमी है, सब कुछ हो गया, मकान भी बन चुका है, तू अपना बिजनेस भी कर रहा है, बहन का शादी हो गई है धूमधाम से, तो अब तेरा पास में कमी क्या है, तुझे शादी करना चाहिए। मैं एक लड़की देख रखा हूँ। मैं डर गया था कि कहीं मेरी दोस्त नाराज ना हो जाए। अब मैं कहने लगा कि कुछ वक्त दीजिए, अब फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद मैं उसी एरिया में पहुँचता हूँ, घर नहीं मिलता है, लौटता हूँ उसी दोराहे पर, तो लड़की मुझे इंतजार करती हुई पाती है। कहती है, घर तक गए थे ढूंढने के लिए, घर मिला? मैं बोला नहीं, लेकिन तुम मिल गई हो। फिर मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे चाचा मेरा रिश्ता करना चाहते हैं। अब क्या कहती हो? मुस्कुरा के कहती है, अरे कर लो ना, मुझे भी खुशी होगी, चलो जब तुम्हारी रिश्ता हो तो मुझे जरूर बुलाना, मैं तुम्हारा शादी देखना चाहती हूँ। आखिरकार रिश्ता मेरा पक्का हो चुका था। अब बारात का टाइम था, 1 दिन के बाद बारात जाने वाली थी। अब मैं सोचा कि चलो उसकी जानकारी दे देते हैं और अपने दोस्त को कहते हैं कि मेरी बारात में चलेगी। मैं उस एरिया में पहुंचता हूं, घर ढूंढने की कोशिश करता हूं, घर तो मिलता ही नहीं। आखिरकार मैं दोराहे पर आता हूं, इंतजार करता रहता हूं, लेकिन वो लड़की मिली ही नहीं। और आखिरकार बहुत देर के बाद जब नहीं मिलती है तब मैं अपने घर लौटता हूँ। हाँ, अब इसके बाद शादी हो जाती है। अब मुझे उम्मीद थी कि शायद शादी में वो लड़की पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं आती है। शादी होने के बाद भी मैं जाता हूँ उस एरिया में, उस घर को तलाश करता हूँ कि घर मिल जाए या फिर वो लड़की मिल जाए, लेकिन ना तो घर मिलता है ना उस दोराहे पर लड़की मिलती है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद में, और उसके बाद मैं कभी उस लड़की से मिल नहीं पाया। ना जाने वो लड़की कौन थी,
मेरे जीवन में कैसे आ गई थी, अब मेरी उसने मदद क्यों की थी। मैं उसको पहचान ही नहीं पाया कि वो थी क्या। वो इंसान थी या फिर कोई देवी थी या फिर कुछ अप्सरा थी, याक्षिणी थी, ना जाने क्या थी। जब बाद में कुछ सालों के बाद में मैं मन ही मन सोचता रहा कि आखिर वो लड़की मुझे पहले क्यों नहीं दिखी थी। और वो अचानक उस रात को जब मैं दारू के नशे में पड़ा हुआ था, अब उससे मेरी कोई दोस्ती तो थी नहीं, वो मेरा नाम कैसे जानती थी। अब मैं कहूँ ना, उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहेली आज भी पहेली की तरह रह गई है। आज तक मैं उस पहेली को सुलझा नहीं पाया और उसके बाद वो लड़की मुझसे कभी नहीं मिली। दोस्तों, ये थी प्रेम प्रकाश जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और बताने का कोशिश भी कीजिएगा कि आखिर वो कौन थी। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।